तो क्या बोले कि जेनेटिक जेनेटिक क्या होता है, स्टडी होता है, किसका स्टडी होता है? जेनेटिक स्टडी होता है हेरिडिटी, हेरिडिटी और वेरिएशन का। ठीक है, हेरिडिटी और वेरिएशन का स्टडी होता है। तो वेरिएशन मतलब क्या होता है? वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस होता है। वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस होता है। और हेरिडिटी मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग मतलब चिल्ड्रन। सबको पता है कि हम ना, हमारे ही सोसाइटी में सब क्या बोलते हैं, कोई भी बच्चा है तो अरे इसका नाक तो पापा से मिल रहा है, इसका कान इससे मिल रहा है, ये इसका हेयर स्टाइल ऐसे मिल रहा है। ठीक है, बहुत चीज फेस का कट के बारे में बात होता है, आई आईलिड या फिर आई का कलर के बारे में बात होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या बोलते हैं हम लोग कि ये इसके पापा से, इसके भाई से, इसके दादा से ऐसे मैच हो रहा है। तो ये सब कैरेक्टर क्या वो पेरेंट्स से ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ पे? पेरेंट्स से ट्रांसफर हो रहा है उसके बच्चों में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, और वेरिएशन क्या होता है? डिट्टो नहीं मिलता है, सेम टू सेम नहीं मिल रहा, कुछ हद तक मिलता है। 80% मिल रहा है, 40% मिल रहा है। जैसे मान लो कोई अपने पिताजी का 60% कॉपी है, तो बाकी का जो 40% आ गया ना, वो क्या होगा? वो 40% वेरिएशन होगा। बात समझ में आ रही है कि वो उतना परसेंट डिफरेंस है, कि 40% वेरिएशन है, डिफरेंस है। तो ये वेरिएशन कैसे आया, हेरिडिटी कैसे हो रहा है, ये सब को किसके अंडर स्टडी करते हैं? जेनेटिक के अंदर। और जेनेटिक को दिया कौन था? बेटसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, जो मतलब बायोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, उन्होंने दिया था जेनेटिक। ठीक है, चलो। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन की। दो चीज सबसे कॉमन ट्रांसफर होता है, जो क्या है? बेसिक कॉमन बॉडी डिजाइन तो सबके पास ट्रांसफर होगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहा कि ये जो बॉडी डिजाइन है, एक सर है, दो हाथ है, एक पैर है। तो ये सबके पास बेसिक बॉडी डिजाइन सबके पास आएगा। जैसे ही आदमी का ही देखो कि एक ह्यूमन है, तो उसका जो ऑफ स्प्रिंग होगा, उसका जो बच्चा होगा, उसके पास कॉमन स्ट्रक्चर जो जो उस ह्यूमन बींग के पास है, वो सब उसके पास भी होगा। दो हाथ, दो पैर, एक ट्रंक। ठीक है, इस तरीके से उसके पास भी होगा। और हल्का फुल्का सबटल चेंजेस इन इट, इतना होगा फॉर नेक्स्ट जनरेशन के। ठीक है, ये बात समझ में आ गई थी सबको कि बेसिक बॉडी डिजाइन होगा और सबटल चेंजेस आएगा वहां पे। नाउ थिंक व्हाट अबाउट व्हाट वुड हैपन व्हेन न्यू जनरेशन इन टर्न रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो न्यू जनरेशन क्या करेगा जब रिप्रोड्यूस करेगा? एक तो पेरेंट जनरेशन से न्यू जनरेशन के पास आ गया सेम बॉडी डिजाइन, हल्का फुल्का चेंज हुआ इसका। जैसे सर ब्लू था तो ये रेड हो गया, बेस ग्रीन हो गया। अब बोल रहा है कि अब क्या होगा जब ये वाला रिप्रोड्यूस करेगा? ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें जो डिफरेंसेस ये अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया है, वो तो रहेगा ही। देखो, जैसे इसके पास रेड सर था, तो इसके बच्चा के पास रेड सर रहेगा ही। ठीक है, ये अपने पेरेंट्स से जो लिया है वो अपने बच्चों पे ट्रांसफर करेगा ही। ठीक है, जैसे इसके पास ग्रीन बेस था तो इसके पास ग्रीन बेस है। ठीक, इन second generation will have differences that they inherit from the first generation, as well as new created differences। और साथ ही साथ जो नया डिफरेंसेस बना, जैसे इसका हाथ कैसे डिफरेंस हो गया यहाँ पे, इसका हाथ यहाँ पे कैसे डिफरेंस हो गया। ठीक है, इसका बॉडी यहाँ डिफरेंस हो गया और यहाँ पे नहीं डिफरेंस हुआ। तो जो बोलने का बात है कि वो पेरेंट्स से जो लिया वो तो ट्रांसफर करेगा ही। और बाद में बोल रहा है कि यदि इसके पास भी कुछ होगा, न्यूली कुछ सिंथेसाइज हुआ, तो वो भी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो क्या आएगा जनरली? कि पेरेंट्स का जो वेरिएशन था वो बच्चा में जरूर आएगा ही आएगा। पेरेंट्स जो अपना पेरेंट्स से लिया था वो अपना बच्चा में ट्रांसफर कर देंगे। वो इस फिगर से दिख रहा है। तो अब बोला जा रहा है कि 9.1 would represent a situation if a single individual reproduces। ठीक है, एज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, as in sexual reproduction, if one bacterium divides, then the resultant two bacteria divide again. The four individual bacteria generated was very similar. They would there would be only very minor differences between them generated due to small inaccuracies in DNA copying। देखो, जो भी differences आ रहा है ना, वो क्यों आ रहा है? DNA कॉपी के कारण आ रहा है। कि DNA कॉपिंग में थोड़ा भी यदि इनएक्यूरेसी आता है, यदि थोड़ा भी गड़बड़ होता है, तो अलग DNA बन जाता है। ठीक है, उसके बाद
however if the sexual reproduction is involved greater diversity will be generated, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो वहां पे इनएक्यूरेसी बहुत ज्यादा होता है डीएनए कॉपिंग में, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम्हारा सिर्फ एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, जो क्या करता है, तो वहां पे डीएनए कॉपी में बहुत कम इनएक्यूरेसीज होता है, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स बनते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनता है, क्लोन बनता है। क्लोन, क्लोन मतलब क्या होता है, ऐसा और ऐसा ऑफ स्प्रिंग। क्लोन मतलब क्या होता है, ऐसा ऑफ स्प्रिंग जो क्या जेनेटिकली, ऐसा ऑफ स्प्रिंग जो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली। मॉर्फोलॉजिकली मतलब बॉडी के स्टार्ट मतलब स्ट्रक्चर से, मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली। तो दोनों सिमिलर हो तो देखने में भी मतलब उसका बॉडी डिजाइन सेम टू सेम उसके पेरेंट्स के जैसा होगा, और जेनेटिक भी उसका जो जेनेटिकल पैटर्न होगा, जीनोटाइप होगा, अंदर में उसके बॉडी में जो जीन्स अरेंज होंगे वो भी सेम टू सेम पेरेंट्स के जैसा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है हाउएवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व, लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ज्यादा डाइवर्सिटी जनरेट होता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरेट होता है, वो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग एकदम सेम टू सेम पेरेंट्स के जैसे नहीं दिखते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखता है, बट कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज रहता है, ठीक है। तो ये हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसलिए हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स नहीं बन रहे, क्योंकि पेरेंट्स जैसे होंगे सेम टू सेम हम लोग वैसे नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ हद तक मैच होगा, तो जो कुछ हद तक मैच होगा उसको सिमिलैरिटीज बोल रहे हैं, और जो डिफरेंसेस है उसको वेरिएशन बोल रहे हैं। अब पूछा जा रहा है कि डू ऑल दिस वेरिएशन इन स्पीसीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग इन द एनवायरनमेंट इन विच दे फाइंड देमसेल्फ, मतलब कि बोला जा रहा है कि जिसके पास जैसा, जिस एनवायरनमेंट में जो भी वेरिएशन आ गया, क्या सारा वेरिएशन सरवाइव करेगा, तो यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं, नहीं सरवाइव करेगा। क्यों? क्योंकि बोलता है कि किस तरह का वेरिएशन है और किस तरह का एनवायरनमेंट है, क्योंकि इस पर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल, ठीक है, डिफरेंट इंडिविजुअल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस, ठीक है, different kind of advantages. Bacteria that can withstand heat will survive better in a heat wave, and we have discussed earlier selection of variant by environmental factor form basis of evolutionary process as we discussed in the later section. इसमें क्या बोला गया ना, इसमें बोला गया है कि मान लो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अब उसके पास एक नया तरीके का वेरिएशन आ गया, तो अब वो वेरिएशन इन्वायरमेंट में सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, यदि सूट करेगा तो वो वेरिएशन क्या होगा, इन्वायरमेंट में सरवाइव करेगा, अदरवाइज क्या होगा, वो वाइप आउट हो जाएगा, उसको पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा है कि मान लो कोई बैक्टीरिया है जो गर्म पानी में रह सकता है, ठीक है, गर्म पानी में रह सकता है, बट वहां पे एक वेरिएशन आ गया जो गर्म पानी में नहीं रह सकता है। अब वो बैक्टीरिया को यदि गर्म पानी में ही रहना है, तो जो गर्म पानी में नहीं रहने वाला वेरिएशन बना है वो वाइप आउट हो जाएगा, उसका जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन ऐसा बैक्टीरिया जो गर्म पानी में रह रहा है, रह सकता है, उसका जनरेशन आगे बढ़ते जाएगा। तो यही चीज लिखा है यहाँ पे कि इवल, और फिर जो फर्दर वेरिएशन आएगा, कुछ अच्छा अच्छा वेरिएशन यदि आया, उसके लिए पॉजिटिव वेरिएशन आया, तो वो फिर ग्रो करेगा, ज्यादा इवोल्यूशनरी ग्रो हो जाएगा। लेकिन यदि स्टार्टिंग में ही वाइप आउट हो गया तो फिर उसका कोई ग्रो नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? Yes. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है कि इफ ट्रेट ए, ट्रेट मतलब होता है कैरेक्टर, ठीक है, ट्रेट मतलब होता है कैरेक्टर, एग्जिस्ट इन 10% पॉपुलेशन, मतलब मान लो 100 आदमी का पॉपुलेशन है, तो 100 में से 10 के पास ए कैरेक्टर है, कोई कैरेक्टर मतलब कोई ट्रेट है जो 10 लोगों के पास है, ऑफ एन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज, ठीक। और फिर ट्रेट बी का बात कर रहा है, वो 60% पास है, जो 60% है वो बी के पास है, ठीक, ऑफ द सेम पॉपुलेशन, विच ट्रेट इज लाइकली टू अराइजन अर्लियर। तो अब तुमसे पूछा जा रहा है कि तुम बताओ कि ये दोनों में से कौन सा ट्रेट है या फिर कौन सा कैरेक्टर है जो पहले आया होगा। तो जो ज्यादा है वही पहले आया होगा, ठीक है, जो ट्रेट ज्यादा है
वो पहले आया होगा इन कंपैरिजन टू जो ट्रेड कम है वो, क्योंकि अभी ये ट्रेड उतना ज्यादा फैला नहीं है, सिर्फ 10% पॉपुलेशन का पास है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ये ट्रेड अभी ताजा ताजा आया है, लेकिन जिस जो परसेंटेज इस ट्रेड का बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, तो वो क्या है, ज्यादा लोगों के पास है और ज्यादा पुराना है। ठीक है। तो नया फैशन जैसे आता है मार्केट में कुछ, तो कम ही लोग उसको जानते हैं, तो कम लोग उसको ये करते हैं, ये यूज करते हैं या अप्लाई करते हैं। लेकिन बाद में जब जैसे जैसे वो तुम्हारा फैशन पुराना हो जाता है, तो हर आदमी के पास तुमको वो फैशन दिखेगा। ठीक है, हर आदमी के पास तो नंबर ऑफ कैरेक्टर ज्यादा हो गया, क्योंकि फैशन का टाइम पुराना हो गया। तो तुमको बताना होगा कि सबसे पुराना कौन सा कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर बी, जिसको ज्यादा लोग फॉलो कर रहा है। उसके बाद हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन ए स्पीसीज प्रोमोट सर्वाइवल। तो बोल रहा है कि कैसे कोई भी एक वेरिएशन स्पीसीज में तुम्हारा सर्वाइवल का चांसेस को प्रमोट करता है। तो इसमें तुम बता सकते हो कि मान लो जैसे पानी में बैक्टीरिया रहता है, और बैक्टीरिया क्या करता है, डेली डिवाइड कर रहा है, तो एक बैक्टीरिया डिवाइड होकर नया वेरिएशन बना लिया जो हीट में नहीं मरता। तो सब लोग बोलते हैं कि गर्म पानी पियो, गर्म पानी पियो, तो पानी को गर्म किया तो सब बैक्टीरिया मर गया, लेकिन जो एक नया वेरिएशन बना था जो हीट में नहीं मर सकता है, तो वो बचा रह जाएगा। और उसके बाद फिर पानी को तुम कितना भी गर्म करो, उसका पॉपुलेशन उसी पानी में बढ़ेगा, और सब क्या होगा, हीट रेजिस्टेंस होगा। बात समझ में आ रही है? उसको मारने के लिए फिर अलग कुछ दिमाग लगाना होगा। तो ये एग्जांपल बोल सकते हो कि सर्वाइवल को प्रमोट करता है। ठीक है, सर्वाइवल मतलब उस वो स्पीसीज बचा रह गया अर्थ पे। अब देखो 9.2, इसमें क्या है, हेरिडिटी के बारे में। तो मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टिल रिमेन्स द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर डिजाइन। देखो ये बात तो अभी भी बात किए थे कि क्या होता है कि सिमिलर डिजाइन तुमको मिल ही जाएगा। जैसे तुम अपने पेरेंट्स से कंपेयर करोगे अपने आप को, तो क्या क्या है तुम्हारे पास कॉमन, एक सर है, दो हाथ है, दो पैर है, पेट है। ठीक है, तो ये पेरेंट्स के पास भी होगा, तुम्हारे दादा के पास भी था, सबके पास था। तो ये कॉमन जो बॉडी डिजाइन है, सिमिलर बॉडी डिजाइन है, ये सबके पास आ जाता है। ठीक है। तो द रूल ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच ट्रेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलायबली इनहेरिटेड। तो हेरिडिटी का कुछ रूल होता है, और वही रूल बताता है कि कैसे, बाय विच ट्रेट, मतलब कौन से रूल, कौन से प्रोसेस से कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट्स से चिल्ड्रन में। ठीक है, कौन से रूल कैसे ट्रांसफर हो रहा है, क्या मैकेनिज्म है, तो उसके बारे में हेरिडिटी बात करता है। ठीक है, ये सब पहले भी बता चुके थे। अब इनहेरिटेड ट्रेड्स का बात कर रहा है, इनहेरिटेड ट्रेड्स। तो व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। ठीक है, तो सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस का मतलब क्या होगा कि कौन कौन सी चीज है जो देखने में सेम है, दो इंडिविजुअल को यदि कंपेयर करते हैं, मान लो तुमको और तुम्हारे फ्रेंड को एक साथ खड़ा कर दे और दोनों में कंपेयर करें, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो तुम लोग दोनों में सिमिलर है। ठीक है, आदत का बात नहीं कर रहा हूँ, देख के मॉर्फोलॉजिकली या फिर ऐसे, तो वो सिमिलैरिटीज हो जाएंगी। ठीक है, और जो डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में, चाहे स्किन स्किन कॉम्प्लेक्शन का हो या फिर कुछ भी हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंसेस। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, इसमें तुम्हारा जॉइंट ईयर लोब और फ्री ईयर लोब बताया, तो ये भी हो सकता है। फिर बहुत लोग में टंग फोल्डिंग का मतलब टंग को रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बहुत लोग टंग को रोल नहीं कर पाते हैं, तो वो होता है। फिर एक पीटीसी एक केमिकल होता है, उसका टेस्ट करने के लिए बोलो तो उसका टेस्ट बहुत लोगों को नहीं पता चलता है। तो ये सब कुछ कुछ ट्रेड्स है। ठीक है, तो वी नो दैट ए चाइल्ड बेयर ऑल द बेसिक फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। कि एक देखो यहाँ पे लिखा है कि एक जो बच्चा होगा ना, उसका पास हर फीचर होगा एक आदमी का, जो आदमी का फीचर होता है, एक सर होगा, दो हाथ होगा, दो पैर होगा। तो एक बच्चा के पास हर ऐसा फीचर होगा। However, it does not look exactly like its parent। देखो फिर वही बात जो बता रहे थे कि वो उसके पास सारा फीचर अवेलेबल है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के जैसा नहीं दिखता है। जैसे मतलब जो खटाल और इसमें भैंस रहता है, सब भैंस तुमको एक ही जैसा दिखेगा, लेकिन उसको पहचानना है तो जो खटाल वाला वो पहचान जाएगा कि ये भैंस को ये दिक्कत है। तुम देखोगे तो तुमको सब भैंस का बॉडी डिजाइन सब सेम लगेगा, देखने में सब सेम लगेगा, लेकिन तुम ध्यान से देखोगे तब पता चलेगा अच्छा ये भैंस डिफरेंट है, ये भैंस इससे डिफरेंट है। ठीक है, तो इसी तरीके से ह्यूमन में भी है, लेकिन हम लोग को इजिली पहचान सकते हैं कि हम लोग के पास ज्यादा वेरिएशन है, ज्यादा अलग हम लोग दिखते हैं एक दूसरे से इन कंपैरिजन टू एनिमल। ठीक है, एंड ह्यूमन पॉपुलेशन शो अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन। देखो ह्यूमन पॉपुलेशन क्या करता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन शो करता है, जितना और कोई एनिमल पॉपुलेशन नहीं
शो करता है। मान लो दो जिराफ है तो दोनों तुमको सेम ही दिखेगा, उसमें कुछ डिफरेंस तुमको पता ही नहीं चलेगा कि कौन ये वाला है कौन वो दूसरा वाला है। उसके बाद कैमल या फिर कोई भी एनिमल देखो जैसे जिसका फर कलर सेम रहता है, जेबरा देख लो, तुम दो जेबरा को डिफरेंस नहीं कर पाओगे कि ये कौन सा जेबरा है ये वो कौन सा जेबरा। ठीक है, क्रोकोडाइल में देखो, या फिर तुम लेकिन जैसे फर कलर में आता है तो कैट को तुम पहचान सकते हो फर कलर से, लेकिन ऐसा एनिमल जिसका फर कलर होता ही नहीं है, भैंस काला है, सब भैंस काला ही है, तो उसमें पहचानना डिफिकल्ट होगा। सारे शेर शेर लायन को भी पहचानना मुश्किल होगा जब तक तुम कोई मार्क नहीं लगा रहे हो, या फिर उसका पग मार्क जो पैर का उसका निशान होता है उससे पता किया जाता है, तो वो तुम पता नहीं कर रहे हो तो ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे बोला गया है रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट एंड मेंटल कंट्रीब्यूशन। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है कि इनहेरिटेंस का क्या क्या रूल्स है, ठीक, और उसमें मेंडल ने क्या अपना योगदान दिया। मेंडल कौन था, तो मेंडल एक आदमी था, ठीक है, बायोलॉजिस्ट और ये सब थे, तो वो रिसर्च किए थे जेनेटिक के बारे में बहुत ज्यादा, लेकिन जब तक वो जिंदा रहे तो उनका काम को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला था, कोई जानता नहीं था, लेकिन जब वो मर गए तो उसके बाद बहुत लोगों ने सेम काम को किया और उनको सही रिजल्ट मिला जैसे वो बता के गया था, तो इसलिए उनका नाम बाद में इतना ज्यादा लिया जाने लग गया। So the rule of inheritance of such trait in human being are related to the fact that both father and mother contribute practically equal amount of genetic material to the child। ठीक है, ये चीज बताए थे कि ह्यूमन बीइंग का जो इनहेरिटेंस हो रहा है ट्रेट का, कैरेक्टर का, तो वो फादर से भी हो रहा है और मदर से भी हो रहा है, क्योंकि जब फादर का स्पर्म सेल में एन अमाउंट ऑफ तुम्हारा न्यूक्लियस मतलब क्रोमेटिन और ये सब रहता है, ठीक है, क्रोमेटिन बोल रहे हैं कि क्रोमोसोम रहता है, और मदर में भी एन रहता है, तब दोनों को कंबाइन करके तुम लोग 2n बनते हो। ये चीज हम लोग पढ़ चुके थे कि सेल डिवीजन के बारे में जब पढ़े थे, तो उसमें तुम्हारा क्या होता है, दो तरह का डिवीजन होता है, मियोसिस होता है, मियोसिस होता है और मिटोसिस होता है। तो मिटोसिस बॉडी के सेल को डबल करने के लिए होता है, जैसे तुम्हारे हाथ में चोट लग गया तो कोई सेल को रिप्लेस करना है तो 2n से 2n बनाना है, तो मिटोसिस होता है, ठीक। लेकिन मियोसिस कब होता है, मियोसिस को हम लोग रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, ठीक है, ये बताए हैं बार बार, रिडक्शन डिवीजन। तो रिडक्शन डिवीजन में क्या होता है कि 2n से, ठीक है, 2n से n बनाना होता है, 2n से n बनाना रहता है, तो तुम्हारा जो बॉडी का सेल है उस सेल से जर्म सेल बनेगा, और जर्म सेल जो बनता है मतलब स्पर्म सेल या ओवम सेल जो बनता है वो क्या होता है, उसके पास n होता है, n क्रोमोसोम होता है, मतलब जैसे ह्यूमन के पास 46 क्रोमोसोम्स होता है, 23 पेयर्स क्रोमोसोम होता है, तो 23 पेयर्स में क्या होता है कि 22 पेयर्स ऑटोजोम्स होता है। ऑटोजोम्स मतलब जो तुम्हारा बॉडी का अलग अलग फीचर को डिसाइड कर रहा है, और एक पेयर जो होता है, एक पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो जब रिडक्शन डिवीजन होता है ना, तो ये 23 पेयर से सिर्फ 23 क्रोमोसोम बन जाता है, 23 क्रोमोसोम, और ये 23 में से 22 क्या होता है, ऑटोजोम्स होता है, प्लस एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, आइदर एक्स आइदर वाई इन केस ऑफ मेल, और फीमेल के केस में क्या होता है 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, क्योंकि फीमेल के पास दोनों एक्स एक्स होता है क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम दोनों एक्स एक्स होता है, मेल के पास एक्स वाई होता है। तो ये तरह ये ऐसा तुम्हारा जो यहाँ पे जेनेटिक का डिजाइन दिख रहा है, ठीक है, मतलब जेनेटिक मटेरियल का डिजाइन दिख रहा है 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई, तो ये एक स्पर्म सेल का है, एक स्पर्म सेल का 22 प्लस एक्स होगा, दूसरे का 22 प्लस वाई होगा, या फिर इस तरीके से चलेगा, मिलियंस एंड मिलियंस में होता है। और फीमेल में क्या होगा, दोनों में 22 प्लस एक्स होगा, ठीक है। और अब जब दोनों कंबाइन करेंगे, ठीक है, जब दोनों कंबाइन करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगा 44 प्लस आइदर एक्स वाई होगा, या फिर 44 प्लस एक्स एक्स होगा, तब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम तुम्हारा रीस्टोर होके 46 पहुंच जाता है, ठीक है। तो और यही 46 को हम लोग 2n बोलते हैं, हम लोग क्या है 2n है। और यदि ये स्पर्म सेल जो है यहाँ पे 23 क्रोमोसोम है सिर्फ, तो इसको एन कंडीशन बोलेंगे, जिसको हैप्लॉइड कंडीशन बोला जाता है, हैप्लॉइड कंडीशन। तो जो मियोसिस है उसमें हैप्लॉइड कंडीशन चलता है, मियोसिस में, रिडक्शन डिवीजन में हैप्लॉइड हैप्लॉइड चीज बनता है, ठीक है। और जो तुम्हारा नॉर्मल डिवीजन है मिटोसिस है, मिटोसिस में तुम्हारा ऐसा चीज बनता है जो पहले से था,
एन है तो एन को बना देगा बहुत ज्यादा, वो नंबर बढ़ाने के लिए यूज होता है मिटोसिस। ठीक है, नंबर को बढ़ाना है 2n से 2n में सेम नंबर, बहुत ज्यादा नंबर बढ़ाना है तो मिटोसिस यूज होगा। अब मियोसिस में क्या होता है, नंबर घटता है, रिडक्शन डिवीजन। नंबर किसका घट रहा है, क्रोमोसोम का नंबर घट रहा है। ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर घट रहा है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। यहाँ तक सब समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो यस सर। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट मतलब हर कैरेक्टर कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। पैटर्नल डीएनए मतलब फादर का डीएनए, और मैटरनल डीएनए मतलब मदर का डीएनए। कि बोल रहा कोई भी कैरेक्टर यदि एक चिल्ड्रन में आ रहा है तो उसको कौन इफेक्ट करेगा, किस पे डिपेंड कर रहा है वो दोनों कैरेक्टर, वो डिपेंड कर रहा है मदर पे भी और फादर पे। मदर और फादर के डीएनए पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सो फॉर ईच ट्रेट देयर विल बी टू वर्जन इन ईच चाइल्ड। ठीक है, देयर विल बी टू वर्जन इन ईच चाइल्ड। व्हाट विल देन द ट्रेट सीन इन द चाइल्ड बी। मतलब बोला जा रहा है कि हर ट्रेट के लिए, हर कैरेक्टर के लिए उस बच्चे के पास दो वर्जन होगा। समझ में आ रही है बात? दो वर्जन कैसे बोला जा रहा है कि देखो इसको यहाँ पे समझाते हैं। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? नो सर अभी। हाँ देखा। देखो जैसे मान लो फादर है, ठीक है, और मदर है, फादर मदर, और यहाँ पे क्रोमोसोम, यहाँ पे मान लो कैरेक्टर है। कुछ कुछ कैरेक्टर हम लोग जैसे लिखेंगे जो ऑटोजोम्स के कारण आ रहा है। सेक्स क्रोमोसोम तो तुम लोग को पता है कि फादर के पास XY है और मदर के पास XX है। तो यहाँ पे जो फादर का रिडक्शन डिवीजन के पास बनेगा वो 22 प्लस एक्स बनेगा या 22 प्लस वाई बनेगा। और मदर के पास क्या बन सकता है, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स बन सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग में 46 क्रोमोसोम दोनों के पास रहता है। लेकिन जब स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होता है तो स्पर्म सेल में, ना कि बॉडी में, ठीक है, स्पर्म सेल में तुम्हारा ये जो आ रहा है इसको जर्म सेल का हम लोग कंपोजिशन बोलेंगे, जेनेटिक कंपोजिशन। इसका जर्म सेल का जेनेटिक कंपोजिशन, GERM, जर्म सेल जेनेटिक कंपोजिशन, जेनेटिक कंपोजिशन। ठीक है, इस तरीके से जर्म सेल का होगा। अब यहाँ पे जो ये 22 लिखा हुआ है ना, ये 22 तुम्हारा कैरेक्टर है। अदर कैरेक्टर जो बॉडी फीचर को डिसाइड करता है, जैसे क्या क्या इसमें क्या क्या है, जैसे स्किन कलर है तुम्हारा, स्किन कलर, ठीक है, हाइट हो गया, पुपिल हो गया, आंख का जो पुपिल होता है, ईयर लोब, इसी तरीके से जितना कैरेक्टर होता है, बहुत सारा कैरेक्टर है। तो हर कैरेक्टर का ऑप्शन दो है सबके पास। ठीक है, बच्चे के पास दो ऑप्शन है, एक फादर वाला, एक मदर वाला। मदर का स्किन कलर, फादर का स्किन कलर, फादर का हाइट, मदर का हाइट, मदर का आंख का कलर, फादर का आंख का कलर, ईयर लोब मदर के जैसा या फादर के जैसा। तो हर के पास दो ऑप्शन है। बात समझ में आ रही है? हर हर चाइल्ड के पास दो ऑप्शन है कि कौन सा डीएनए से कौन सा मतलब लेना है, पैटर्नल डीएनए से लेंगे या मैटरनल डीएनए से लेंगे, ये सब कैरेक्टर में। ठीक है, तो उसके बारे में दिया हुआ है, ये उसी के बारे में बोल रहा है यहाँ पे। तो इसमें बोला है कि मेंडल मेंडल क्या किया, वर्क आउट द मेन रूल ऑफ सच इनहेरिटेंस। तो ऐसा केस में मेंडल कुछ कुछ रूल बनाया अपना, मतलब इनहेरिटेंस प्रैक्टिस करके देखा। एंड इन इट इज इंटरेस्टिंग टू लुक एट सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट फ्रॉम मोर देन ए सेंचुरी अगो। ठीक है, तो एक सेंचुरी से ज्यादा उसका इंटरेस्टिंग वर्क था। एक सेंचुरी से में भी मतलब 100 साल के बाद भी उसको उसका जो वर्क था वो फैसिनेटिंग लग रहा था, इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो उसके बारे में यहाँ पे बोला गया कि मेंडल का वर्क। देखो मेंडल कहाँ एजुकेटेड हुआ था, मोनेस्ट्री में। ठीक है, एंड वेंट टू द स्टडी साइंस एंड मैथमेटिक्स अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ विनिया। Failure in examination for teaching certificate did not suppress his zeal for scientific work। देखो वो पढ़ाने के लिए उसको सर्टिफिकेट नहीं मिला तो वो क्या हुआ, साइंटिफिक था, बहुत ज्यादा दिमाग लगा के सोचता था, तो वो काम करते रहा। वो अपने
मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री में गया वापस, वहां पे पी उगाना चालू कर दिया, पी प्लांट उगाना चालू कर दिया। मोनेस्ट्री क्या होता है, जहाँ पे रह के पढ़ते हैं, ठीक है। ये मोनेस्ट्री मतलब तुम समझ जाओ तो कि जैसे चर्च होता है ना, चर्च, चर्च में जो स्कूल चलता है बच्चा लोग को पढ़ाने के लिए, उस तरीके का कुछ होगा। Many other had studied the inheritance of trait in peas and other organism earlier, but Mendel blended his knowledge of science and math. देखो मेंडल क्या किया था ना, मेंडल के पास साइंस का भी नॉलेज था और मैथ्स का भी नॉलेज था, तो वो दोनों को मिला के इस बार जेनेटिक्स पढ़ रहे थे। और लोग क्या होता था कि जेनेटिक्स पढ़ता था लेकिन या तो सिर्फ साइंस से साइंटिफिक अप्रोच लगाता था, या सिर्फ मैथमेटिक को तो छोड़ ही दो। अपने ही स्कूल में तुम देखोगे कि बायो का टीचर और मैथ का टीचर या फिर सब लोग कितना ज्यादा डिफरेंशिएट करते, बट मेंडल क्या किया, दोनों साइंस को और बायो को दोनों को मैच कर दिए, ठीक है। and was the first one to keep count of individual exhibiting particular trait in each generation। और ये क्या किया था, एक एक कैरेक्टर को काउंट करके देखा था कि मदर जो मतलब जो प्लांट है, पेरेंट प्लांट है, पेरेंट प्लांट से इंडिविजुअल प्लांट में कैसे कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है, उस चीज को ये नोटिस करके पूरा रखा था। देखो अब मेंडल क्या बोला ना कि मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर ऑफ गार्डन पीस, मतलब दो तरह का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को सेलेक्ट कर रहा था मेंडल हर बार। क्या क्या कैरेक्टर था, जैसे ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स वर सेलेक्टेड बाय मेंडल, तो ये सब कॉन्ट्रास्टिंग कॉन्ट्रास्टिंग मतलब क्या होता है कि उसके अपोजिट में क्या कैरेक्टर है। जैसे पहला राउंड एंड ब्रिंकल्ड सीड चुना था। राउंड सीड मतलब एकदम जो सर्कल शेप में प्योर राउंड पी होगा, ठीक है। तुम लोग भी घर पे देखते होगे जो पी आता है, मटर आता है, उसका कुछ कुछ का सीड एकदम राउंड होगा और कुछ एकदम ब्रिंकल टाइप का इस तरीके का सीड होता है, ठीक है। तो ये इसका ऑपोजिट कैरेक्टर इसको समझ में आया कि एक होगा तुम्हारा राउंड और एक होगा तुम्हारा ब्रिंकल्ड। दूसरा शॉर्ट और टॉल प्लांट, कि एक प्लांट जो है ना वो छोटा प्लांट होता है, एक प्लांट छोटा प्लांट हो रहा और एक प्लांट क्या हो रहा, लंबा प्लांट हो रहा, तो ये कैरेक्टर हो गया। फिर फ्लावर जो आता है, एक व्हाइट फ्लावर आता है, एक वायलेट फ्लावर आता है। इस तरीके से वो टोटल 7 कैरेक्टर को चुन के निकाले थे, ठीक है। टोटल 7 कैरेक्टर था, जिसमें पॉड कलर भी शामिल था कि जो पॉड जो बन रहा मटर का, इस तरीके का जो पॉड बनता है, ये जो पॉड है मटर का, इसका कैसा कलर है, येलो है या ग्रीन है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे कैरेक्टर सेलेक्ट करके निकाले थे। और पी टू पी प्लांट विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, अब दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के साथ पी प्लांट ले लिया, जैसे एक टॉल प्लांट लिया और एक शॉर्ट प्लांट लिया, एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी बाय क्रॉसिंग देम, और वो दोनों का क्रॉस पॉलिनेशन करवाए, ठीक है, पॉलिनेशन करवाया दोनों का। और कैलकुलेटेड द परसेंटेज ऑफ शॉर्ट टॉल एंड शॉर्ट प्रोजेनी, मतलब देखे कि एक छोटा प्लांट ले लिए शॉर्ट प्लांट और एक टॉल प्लांट ले लिए, अब दोनों को क्रॉस करवा दी, ठीक। क्रॉस करवा के जो ऑफस्प्रिंग आया उसमें परसेंटेज काउंट किए कि कितना परसेंट छोटा प्लांट प्रोड्यूस हुआ और कितना टॉल प्लांट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। और उसके बाद फिर ये अपना लॉजिक दिए, और ऐसा नहीं था कि एक ही बार क्रॉस करवाए और इनको ऐसा रिजल्ट मिला उसी में खुश हो गया, कि बार बार क्रॉस करवाए थे। और इसके पीछे ये भी कारण पूछा जाएगा कि पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किए, तो बताना है कि पी प्लांट बहुत कम टाइम में मतलब ग्रो कर जाता है, रिप्रोड्यूस करना चालू कर जाता है, इसलिए क्योंकि इनके पास इतना टाइम नहीं था कि वेट करके वॉच करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि तुम्हारा पी प्लांट बहुत तुरंत ग्रो करता है, इसलिए उन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था कि जल्दी जल्दी हम रिजल्ट देख पाएंगे। देखो यहाँ पे फोटो भी दिया है। So in first place, there were no halfway characteristics in this first generation of F1 progeny, no medium height plants। मतलब देखो यहाँ पे एक शॉर्ट एक टॉल प्लांट है, एक शॉर्ट प्लांट है, ये दोनों को आपस में क्रॉस कर दिए, ठीक है, ये दोनों को आपस में क्रॉस कर दिया तो ऑल टॉल ऑफ स्प्रिंग बना, मतलब सारा प्लांट जो था सब टॉल ही प्लांट आया। तो मेंडल सोचने लगे कि शॉर्ट वाला कैरेक्टर कहाँ गया, कि जब बोलते हैं कि एक पेरेंट्स से दूसरा पेरेंट्स में ट्रांसफर हो रहा है तो ये शॉर्ट वाला कैरेक्टर भी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो सब टॉल प्लांट हुआ। फिर वो क्या किए कि ये दोनों को आपस में क्रॉस करा दिए, क्रॉस कराना मतलब पॉलिनेशन करवा दिए ये दोनों प्लांट को आपस में, जो F1 जनरेशन आया तुम्हारा उसको क्रॉस करा दिए। तो वहां पे देखते हैं कि 3 प्लांट तुम्हारा टॉल आया है और एक प्लांट क्या आया, शॉर्ट आया है, ठीक है। 3 प्लांट टॉल आया है और एक प्लांट शॉर्ट आया है। तो उसके बारे में बोले कि
F1 प्रोजेनी मतलब जो मेन पेरेंट्स था तुम्हारा, उसका जो ऑफ स्प्रिंग आया F1 प्रोजेनी, मतलब ये चारों प्लांट। तो यहाँ पे कोई मीडियम हाइट प्लांट नहीं आया, ऑल प्लांट वर टॉल। दिस मीन दैट ओनली वन पेरेंटल ट्रेट वाज सीन, मतलब दोनों, यहाँ पे दो ट्रेट है, एक स्मॉल ट्रेट है, मतलब एक शॉर्ट हाइट ट्रेट है और एक लॉन्ग हाइट ट्रेट है, दो ट्रेट है, ठीक है, दो कैरेक्टर है, लेकिन सिर्फ एक ही कैरेक्टर सीन हुआ, सब टॉल हो गए, शॉर्ट कोई नहीं हुआ, ठीक है। तो नॉट सम मिक्सचर ऑफ टू, मतलब यहाँ पे देखो मीडियम भी हो सकता था ना, मीडियम भी हो सकता था, लेकिन मीडियम नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, सब टॉल हो गया, ठीक है, सारा प्लांट टॉल हो गया, मतलब यहाँ पे कैरेक्टर मिक्स नहीं हुआ, जैसे बोल सकते कि अपना माँ के हाइट के और बाप मतलब पिता के हाइट के, दोनों के हाइट के बीच का है चिल्ड्रन। तो ये ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब जो कैरेक्टर था मदर का और फादर का वो मिक्स नहीं हुआ आपस में, सबके पास गया, लेकिन सिर्फ एक ही कैरेक्टर गया, टॉलनेस वाला। So the next question was, there was tall plant in F1 generation exactly the same as the tall plant of parent generation, ठीक। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे जो पेरेंट्स प्लांट का तुमको दिख रहा है, पेरेंट्स में जो टॉल दिख रहा है और ऑफ स्प्रिंग में जो टॉल दिख रहा है, क्या ये दोनों सेम है? तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ नहीं। इसको हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। देखो क्योंकि यहाँ पे टी लिखा हुआ है और यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं अभी कि क्या बोला, या फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि 6:22 हो चुका है और तुम लोग को स्कूल भी जाना है, तो इसको अभी यहाँ पे रहने देते हैं। जितना तक बता